नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार। सोचिए एक ऐसी मेडिकल साइंस के बारे में जो सर्जरी के बिना बल्कि कुछ मामलों में तो सर्जरी से भी बेहतर इलाज करने का दावा करती है। आज का हमारा सोर्स है श्रीमद् वाग्भट का अष्टांग हृदय, और इसमें हम दो बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्षारकर्म और अग्निकर्म। बिल्कुल ये सिर्फ तरीके नहीं हैं, बल्कि अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। सही कहा। और हमारी सारी बातचीत अष्टांग हृदय के तीसरे अध्याय क्षाराग्निकर्म विधि पर आधारित होगी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों साल पहले के चिकित्सक साधारण पेड़ पौधों से एक ऐसी चीज बनाते थे जिसे वो क्षार कहते थे, और जिसे उन्होंने चाकू छुरी जैसे सर्जिकल औजारों से भी बेहतर माना। तो चलिए इस दिलचस्प खोज को शुरू करते हैं। हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं। किसी केमिकल को सर्जिकल औजार से बेहतर कहना, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, आखिर क्षार में ऐसी क्या खास बात थी कि उसे सभी शस्त्रों में श्रेष्ठ कहा गया? ये सवाल ही इस पूरे विषय का सार है, और इसका जवाब हमें सीधे ग्रंथ में मिलता है। वाग्भट कहते हैं कि क्षार इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये अकेले ही कई काम कर सकता है। सुनिए ये श्लोक क्या कहता है। सर्व शस्त्राणु शस्त्राणाम क्षारः श्रेष्ठो बहुनी यथ छेद्य भेद्यादि कर्माणि कुरुते विषमेष्वपि दुखावचार्य शस्त्रेषु तेन सिद्धिमयातु सोचा अतिकृष्टेषु रोगेषु यच्च पानेपि युज्यते। ओके। आसान भाषा में इसका मतलब है क्षार सभी शस्त्रों और छोटे मोटे औजारों से बेहतर है, क्योंकि ये काटना मतलब छेदन और चीरना मतलब भेदन जैसे कई काम एक साथ कर देता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये उन मुश्किल जगहों पर भी काम करता है जहां सर्जरी करना नामुमकिन सा हो, मतलब जहां तक पहुंचना मुश्किल हो। हाँ। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इससे सिर्फ बाहर लगाया ही नहीं, बल्कि कुछ बीमारियों में पिलाया भी जा सकता है। एक मिनट, इसे पिलाया भी जा सकता है? मतलब एक ही दवा दो अलग अलग तरीकों से काम करती है? बिल्कुल। एक बाहरी लेप की तरह और दूसरी अंदरूनी दवा की तरह। ये तो किसी मॉडर्न स्मार्ट मेडिसिन जैसा लग रहा है। तो कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता था? ग्रंथ में इसका भी साफ साफ जिक्र है। पीने वाले क्षार यानी पेय क्षार के बारे में कहा गया है। सप्योर शोगनी सादाश्म गुलमोदर गरादिशु। यानी इससे अर्श मतलब बवासीर, पाचन की कमजोरी, पथरी, पेट के ट्यूमर और दूसरे उदर रोगों में पीने के लिए दिया जाता था। और बाहरी इस्तेमाल के लिए? जैसे मस्से या घाव जैसी चीजों पर। हाँ, बाहरी इस्तेमाल तो इसका मुख्य काम था। श्लोक कहता है योज्यः साक्षान मश्च क्षेत्र बाहार्यर्ष कुष्ठ सुप्तिषु भगंदरार्बुद ग्रंथि दुष्ट नाड़ी व्रणादिषु। ओके, इसका मतलब है इसे सीधे मस्से, सफेद दाग, बाहरी बवासीर, भगंदर मतलब फिस्टुला इन एनो, पुराने चर्म रोगों और ऐसे घावों पर लगाया जाता था जो ठीक ही नहीं हो रहे हों। ये तो एक तरह की केमिकल सर्जरी हो गई। सही पकड़ा। ये सच में अद्भुत है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, बिना किसी मॉडर्न लैब के इतना शक्तिशाली और सटीक केमिकल आखिर वो बनाते कैसे थे? इसकी प्रक्रिया तो बहुत ही जटिल लगती होगी। जटिल तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वैज्ञानिक थी। ये किसी प्राचीन रसायनशाला की कहानी जैसी है। सबसे पहले उन्होंने कुछ खास पेड़ पौधे चुने। अच्छा। जैसे पलाश, अपामार्ग, अर्क, लगभग 20-22 तरह की वनस्पतियों को जड़, तना, पत्तों समेत लिया जाता था। ग्रंथ में कहा गया है कालमुष्क शम्याक कदली पारिभद्रकान सारदान समूल शाखादीन खंडशा परिकल्पितान, यानी पूरी की पूरी वनस्पति का इस्तेमाल। फिर इन पौधों का क्या करते थे? उन्हें एक बंद जगह पर पत्थर की शिला पर रखकर तिल की सूखी डंडियों से जलाकर राख यानी भस्म बना लिया जाता था। राख को पानी और गोमूत्र में घोला जाता था। रुकिए, गोमूत्र और चूने के पत्थर, आज के दौर में ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण था? हाँ बिल्कुल। ये प्रक्रिया असल में एल्कलाइन यानी क्षारीय गुणों को निकालने और उन्हें और शक्तिशाली बनाने का एक तरीका था। ओके। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और गोमूत्र में मौजूद तत्व इस प्रक्रिया को तेज करते थे। इसके बाद असली काम शुरू होता था, छानने का। अच्छा। इस घोल को एक मोटे कपड़े से बार बार तब तक छाना जाता था जब तक कि वो तरल कुछ खास गुणों वाला न बन जाए, जैसा कि ग्रंथ में बताया गया है। यावत पिछल रक्ताक्षस तीक्ष्णो जातस्तदा चतम। पिछल, रक्त,
अच्छ और तीक्ष्ण, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो किसी क्वालिटी चेक जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही, ये उनका क्वालिटी कंट्रोल का तरीका था। पिच्छिल यानी चिकना, रक्त यानी लाल रंग का, अच्छ यानी एकदम साफ और तीक्ष्ण यानी आप कह सकते हैं बहुत तेज या करोजिव। जब ये सारे गुण उस तरल में आ जाते तब उसे क्षारनिषंद कहते थे। फिर इसे लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता था और पकाते समय उसमें शंख, सीप की भस्म और कुछ खास खनिज मिलाए जाते थे। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत ही नियंत्रित केमिकल रिएक्शन को अंजाम दे रहे थे। तो अंत में ये कैसा दिखता था? जब ये मिश्रण गाढ़ा होकर एक लेप जैसा हो जाता तो उसे उतारकर ठंडा करते और एक लोहे के बर्तन में रखकर जौ के ढेर में सुरक्षित रख दिया जाता था। वाह! और हाँ, इसी पूरी प्रक्रिया से अलग-अलग ताकत के क्षार बनाए जाते थे। मृदु यानी माइल्ड, मध्यम यानी मीडियम और तीक्ष्ण मतलब स्ट्रॉन्ग। तो एक अच्छे क्षार की पहचान क्या थी? और जब इसे इस्तेमाल करते थे तो ये काम कैसे करता था? ग्रंथ में इसके 10 गुण बताए गए हैं, जैसे न बहुत ज्यादा तेज, न बहुत हल्का, चिकना, सफेद और जल्दी फैलने वाला। लेकिन इसके काम करने के तरीके को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से समझाया गया है, जो इसकी असली ताकत बताता है। आचूषण निव संरंभाद गात्रमा पीडयन्निव। सर्वतो अनुसरन दोषानुन्मूल्यति मूलतः कर्म कृत्वा गत रुजा स्वयमेवोपशाम्यति। यह सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका भाव है कि क्षार रोग को ऐसे खींचकर और निचोड़कर जड़ से निकाल देता है, जैसे कोई गुस्से में किसी चीज को चूसकर या दबाकर नष्ट कर दे। ओह वाह! ये बीमारी के कण कण का पीछा करके उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपना काम पूरा करने के बाद ये अपने आप शांत हो जाता है, जिससे मरीज का दर्द भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये शक्तिशाली लेप तैयार है, पर इसे लगाते कैसे थे? जरा सी गलती से तो ये तो स्वस्थ त्वचा को भी जला सकता है। इसमें तो बहुत सटीकता की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही नपा-तुला काम था। इसे एक शलाका यानी एक तरह की रॉड पर रुई लपेटकर लगाया जाता था। ओके। और सिर्फ 100 मात्रा गिनने तक रखा जाता था, जो आज के हिसाब से करीब 1 से 1.5 मिनट का समय होगा। इसके बाद जले हुए हिस्से के लक्षणों को बहुत ध्यान से परखा जाता था। तो कैसे पता चलता था कि क्षार ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं? जैसे हम आज देखते हैं कि कोई घाव ठीक से भरा है या नहीं। इसके लिए 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली, सम्यक दग्ध यानी बिल्कुल सही जलना। इसका लक्षण है पक्व जम्बुआ सितम सन्नम सम्यक दग्धम। मतलब यानी वो जगह पके हुए जामुन की तरह काली पड़ जाती थी और थोड़ी अंदर धंस जाती थी। अच्छा। दूसरी अवस्था थी दुर्दग्ध यानी कम जलना, जिसमें त्वचा तांबे के रंग की हो जाती थी और खुजली होती थी। और तीसरी सबसे खतरनाक थी अतिदग्ध यानी जरूरत से ज्यादा जल जाना। ओह! जिसमें खून बहने लगता था और मरीज बेहोश भी हो सकता था। और अगर गलती से अतिदग्ध हो जाए तो क्या उसका कोई इलाज था? जैसे आज एसिड बर्न होने पर हम पानी डालते हैं। हाँ, और उनका इलाज भी पूरी तरह वैज्ञानिक था। अगर क्षार ज्यादा लग जाए तो उस जगह पर घी, शहद का लेप लगाते थे और उसे अम्ल यानी खट्टी चीजों जैसे कांजी से धोते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अम्ल यानी एसिड हीफ क्षार यानी एल्कली के असर को खत्म कर सकता है। अरे वाह! मतलब एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन, ये तो कमाल का ज्ञान है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि क्षार एक कितना जबरदस्त केमिकल टूल था, लेकिन इस अध्याय का नाम है क्षाराग्निकर्म यानी क्षार और अग्नि। तो अब अग्निकर्म की बात करते हैं। क्या ये क्षार से भी ज्यादा प्रभावी था? हाँ, आपको शायद यकीन न हो, लेकिन वाग्भट अग्निकर्म को क्षार से भी श्रेष्ठ मानते हैं। अच्छा, और इसका कारण उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बताया है। अनाम प्रसाद नाथ। इसका क्या मतलब हुआ? अग्नि को क्षार से भी बेहतर क्यों माना गया? इसका मतलब है कि अग्नि क्षार से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि से जलाए गए रोग दोबारा पैदा नहीं होते। ओह, मतलब नो रिकरेंस। एग्जैक्टली, नो रिकरेंस। और दूसरी बड़ी बात ये कि अग्निकर्म उन रोगों को भी ठीक कर सकता है जो सामान्य दवा, क्षार और यहाँ तक कि सर्जरी से भी ठीक नहीं हो पाते। ये उनका आखिरी और सबसे अचूक हथियार था। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ और कैसे किया जाता था? क्या इसमें सीधे किसी गर्म चीज से चला देते थे? ये शरीर के अलग अलग स्तरों पर किया जाता था। त्वचा, मांस, नस, जोड़ और यहाँ तक कि हड्डियों पर भी। और हर जगह के लिए अलग अलग औजार और तकनीकें थीं। त्वचा के रोगों के लिए गर्म शलाका या गोदंत का प्रयोग होता था,
जबकि मांस से जुड़ी बीमारियों के लिए गर्म शहद, घी या अलग-अलग धातुओं से बनी गर्म सलाखों का इस्तेमाल होता था। तो इसमें भी जलने के लक्षणों को वैसे ही परखा जाता होगा जैसे क्षारकर्म में? हाँ, बिल्कुल। इसमें भी सम्यक दग्ध, दुर्दग्ध और अतिदग्ध के लक्षण देखे जाते थे और सही तरह से जलने का एक बहुत ही खास लक्षण बताया गया है। क्या? जब दहन क्रिया सही होती है तो एक विशेष चटकने जैसी आवाज आती है और वो जगह पके हुए ताड़ के फल या कबूतर के रंग जैसी हो जाती है। श्लोक में कहा गया है, शब्द वल्लसिकान्वितम पक्वताल कपोताभम। आवाज भी, मतलब उस समय के चिकित्सक को कितना कुशल होना पड़ता था। उसे सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि आवाज जैसे सूक्ष्म संकेतों को भी समझना होता था। बिल्कुल। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। क्षार और अग्निकर्म सिर्फ जलाने की प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म और व्यवस्थित विज्ञान है। दवा बनाने से लेकर उसे इस्तेमाल करने और उसके बाद की देखभाल तक हर चीज पर कितनी गहराई से सोचा गया है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कितनी सटीक और गहरी थी, लेकिन इस ज्ञान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती थी और इसी के बारे में ग्रंथ के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी है वो? ये एक श्लोक है जो इस पूरे ज्ञान का सार भी है और एक नैतिक जिम्मेदारी भी तय करता है। विषं निशस्त्राशिनी मृत्युतुल्यः क्षारो भवेद अल्पमति प्रयुक्तः सधीमता सम्यक अनुप्रयुक्तो रोगान निहन्यादि चिरेण घोरान। इसका क्या अर्थ हुआ? ये श्लोक कहता है कि अगर किसी कम समझदार या अकुशल वैद्य के हाथ में क्षार दे दिया जाए तो वो जहर, आग या मौत की तरह खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर एक बुद्धिमान और कुशल वैद्य इसका सही तरीके से इस्तेमाल करे तो यही क्षार भयंकर से भयंकर रोगों को भी पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां औजार से ज्यादा उसे चलाने वाले वैद्य के ज्ञान, विवेक और अनुभव पर जोर देती थीं। सही बात है। आज के दौर में जब हमारे पास इतनी एडवांस तकनीक है, तब भी क्या इस प्राचीन सोच में हमारे मेडिकल साइंस और डॉक्टरों के लिए कोई सबक छिपा हो सकता है? इसी सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।